ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है और फटाफट अंदाज में आपको आगे खबरें दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक हो रही है और इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक, अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें देश की सेना के सम्मान और शौर्य की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं। जाने जाते हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी। तो एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन है। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जो एनडीए संसदीय दल की बैठक में किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान यहां किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहां पर किया गया। ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और इसी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ही ऑपरेशन सिंदूर, जिसने वो सफलता हासिल की कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि आतंकवाद के वो ढांचे जिन्हें पालने पोसने का काम पाकिस्तान कर रहा था उन्हें नेस्तो नाबूद किया और साथ ही साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल भी खोली। आपको ध्यान है किस तरीके से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के अलग अलग देशों में मोदी सरकार की तरफ से भेजे गए, दुनिया को बताने के लिए, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की शौर्य गाथा दुनिया के सामने रखने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा, इसको लेकर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमला, जिसको लेकर आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई है। 16-16 घंटे का समय लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में रखा गया चर्चा के लिए और विस्तार से पक्ष विपक्ष के बीच इसको लेकर चर्चा हुई। और अब आज एनडीए संसदीय दल की ये बैठक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली बैठक एनडीए संसदीय दल की, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। तो एनडीए संसदीय दल की यह बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को क्या संदेश देंगे, इसको लेकर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, एनडीए संसदीय दल जिसकी बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी के बल्कि एनडीए के अंदर जितने सहयोगी दल हैं, सभी के सांसद यहां इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, और वो सफलता मुमकिन हो पाई क्योंकि देश में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसी का आभार जताने के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में ये अभिनंदन और सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, इसी को लेकर आगे अंकित गुप्ता से चर्चा करेंगे। अभी अंकित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए किस तरीके से एनडीए संसदीय दल की ये बैठक जो हो रही है और ये एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक हो रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ही सत्र है, मॉनसून सत्र संसद का जो चल रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, सम्मान। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, ये तस्वीर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पूरा सत्र चल रहा, मॉनसून सत्र चल रहा है, इसमें ये पहली बैठक हुई है और ये सिर्फ बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं है बल्कि ये एनडीए संसदीय दल की बैठक है, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जैसे ही बैठक में पहुंचे, तमाम जो है सांसद, जिसमें जो है बीजेपी के भी थे, एनडीए के भी तमाम सांसद थे, नेता हैं, और उन्होंने जो है एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, यानी कि एक प्रस्ताव पास किया गया है। उसके साथ में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है कि जिस
जिस तरीके से जो है पूरा देश सरकार एक साथ जो है सेना के शौर्य और सम्मान में जो एक साथ खड़ी हुई है, सेना के साथ में खड़ी हुई है, और किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जो है आगे बढ़ाया है। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिस तरीके से हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम सामने आया है, उन तमाम जो बातों का जिक्र किया है खुद जो मंत्री किरेन रिजिजू ने, जो कि जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और सरकार ने किस तरीके से जो है भारतीय सेना के साथ में लगातार हर कदम पे खड़ी रही है, रणनीति बनाने में या फिर जो है उनके जो भी उनका जो फैसला था उसके साथ में खड़ी रही है, इन तमाम चीजों का जिक्र किया। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो सम्मान भी किया गया, अभिनंदन किया गया। लेकिन एक रोमाना और दिलचस्प तस्वीर है जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि जब जो किरेन रिजिजू भारत के सेना का जो है शौर्य गाथा का जिक्र कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री भी ताली बजा करके भारत की सेना के शौर्य और सम्मान में जो है जिस तरीके से बातें कही जा रही थी उसका अभिवादन कर रहे थे। तो साफ तौर पर ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जो है संसद के दोनों सदनों में चर्चा हमने देखी थी, लेकिन आज जब एनडीए की ये संसदीय दल की बैठक हुई है तो उस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, सेना के शौर्य और सम्मान और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर में अंकित गुप्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर संबोधन होगा और हमने देखा है कैसे विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई तरीके के सवाल इस रूप में खड़े किए गए कि साहब अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया और सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे थे। ऐसे में आज जब एनडीए सांसदों को यहां से इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो फिर अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जब ये सांसद जाएंगे तो फिर पहलगाम आतंकवादी हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, उसकी सफलता को लेकर जनता को क्या संदेश देना है, ये मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को देंगे अंकित? बिल्कुल, ये मंत्र भी देंगे और इसके साथ में तमाम और चीजों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन रोमाना ये भी बता देना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद में जो है बीजेपी की तरफ से देश के तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक है तो निश्चित तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के रिजोल्यूशन पारित हुआ है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो संदेश होगा वो अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर का भी उसमें जिक्र होगा और कैसे जो है देश की राजनीति में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर के विपक्ष के अलग अलग नैरेटिव्स हैं, मुमकिन है प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र करेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से संसद के जो है जो मॉनसून सत्र के पिछले 2 हफ्ते विपक्ष के हंगामे के चलते जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, मुमकिन है क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि संसद में अगर हम आते हैं तो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं, विधायकी का जो कार्य होता है उसको करने के लिए आते हैं, लिहाजा वो बाधित नहीं होना चाहिए। तो मुमकिन है प्रधानमंत्री उस बात का भी जिक्र करें कि कैसे पिछले 2 हफ्तों के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो मुमकिन है कि प्रधानमंत्री ने अब तक अपना संबोधन शुरू भी कर दिया हो, क्योंकि जैसे हमको जानकारी मिली है कि ये बैठक अगले जो करीबन 15 से 20 मिनट और चल सकती है। बिल्कुल 11 बजे से तो देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही ये बैठक खत्म करनी होगी क्योंकि सांसदों को सदन की कार्रवाई में शिरकत करने के लिए भी जाना है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा अंकित गुप्ता मुझे लगता है जिसको लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए, जो इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो शायद उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाए, और वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का मामला है। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है तो 2022 के मुकाबले इस बार एनडीए की स्थिति आंकड़ों के लिहाज से कम है 2022 के मुकाबले तो, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों के जो सांसद होते हैं उन पर व्हिप भी लागू नहीं होती है। तो उस लिहाज से भी यहां से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है अंकित। हमारा ये जो आपने प्रश्न उठाया है निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री क्या पूरे जो एनडीए के जो तमाम सांसद हैं उनके सामने इस बात का जिक्र करते हैं, अगर करते हैं तो किस रूप में करते हैं। क्योंकि जैसे मेरी जानकारी है कि इसको लेकर के जो तमाम जो सांसद हैं एनडीए के, जो बड़े नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके साथ में संवाद किया जाएगा। लेकिन क्या एनडीए की जो जहाँ पर तमाम सांसद मौजूद हैं प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करेंगे, और करेंगे तो किस रूप में करेंगे ये निश्चित तौर पर इस पर नजर टिकी रहेगी। और जैसे हमको जानकारी मिल पा रही है कि अब करीबन जो है बैठक को जो 35 मिनट के आसपास का वक्त हो चुका है, तो मुमकिन है प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका हो। इस वक्त अब हम जब ये दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं ये क्योंकि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, तो मुमकिन है प्रधानमंत्री का संबोधन अंदर शुरू हो चुका हो। बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संबोधन की बड़ी बातें होंगी वो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए
आगे का एजेंडा में अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं देश पर पड़ रही बारिश और बाढ़ की मार की। देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो इस वक्त बारिश और बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के तो 45 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। गंगा किनारे पड़ने वाले इलाके बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। कई नदियां उफान पर हैं। सरकार ने अलर्ट जारी कर प्रशासन को सतर्क रहने को कह दिया है। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले सब उफान पर है। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरी है और ये बिजली जो गिरी है इसने 6 लोगों की जान ले ली है। राजधानी पटना समेत बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। अब हम आपको 6 राज्यों में बाढ़ की, बारिश की जो मार पड़ रही है और उसकी वजह से जो बदहाली देखने के लिए मिल रही है, उसी की ये तस्वीरें दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, बिहार की हालत देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश तक हर राज्य की बेहाली इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बुरी तरीके से बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। बाढ़ बारिश का अपडेट आपको आगे विस्तार से देंगे, दिखाएंगे आपको कैसे जिंदगानी देने वाला पानी ही मैदान से लेकर पहाड़ तक सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सबब बना हुआ है। कहीं तो चट्टान तोड़ कयामत का मंजर देखने के लिए मिल रहा है, कहीं बाढ़ ने सब कुछ लील लिया है। और उसकी ताजा तस्वीरें अब जो सामने आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा की मार हिमाचल प्रदेश के मंडी पर पड़ी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। हिमाचल प्रदेश का मंडी किस तरीके से पानी पानी है, इन तस्वीरों को देखकर समझिए आप। ये जो पानी है लोगों को डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है लोगों को। और ये वही हिमाचल का मंडी है जहां इस मानसून के मौसम में कई बार बादल फटा है। अब एक बार फिर हालात मंडी में बिगड़ रहे हैं। ये तस्वीरें ज्यूनी खड्ड की बताई जा रही हैं। भारी बारिश के चलते भीषण उफान यहां ज्यूनी खड्ड में। हर गुजरते पल के साथ ये पानी का उफान बढ़ता जा रहा है। आसपास के इलाकों में भी डर पसर रहा है। डर इस बात का सता रहा है कि कहीं इस सैलाबी उफान की वजह से लोगों की जान और मुश्किल में ना पड़ जाए। जिस तरीके से ये ज्यूनी खड्ड में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लोगों को किनारे से दूर रहने की सलाह दे दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। और बिल्कुल किनारे से सटे जो रिहायशी इलाके हैं वहां लोगों को सतर्क कर दिया गया है। बेहतर यही है सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। तो ये जो हिमाचल का मंडी है, यहाँ सिर्फ नदी नाले उफान पर नहीं है, बल्कि यहाँ जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं मंडी में। तस्वीरें मैं अब आपको दिखा देती हूँ। जो चंडीगढ़ और मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग है हिमाचल में जो पड़ता है, बीती रात 2 बजे से वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मंडी के पास यहाँ लैंडस्लाइड हो गया है। इसके बाद से रास्ता बंद। कई गाड़ियां और कई यात्री यहाँ फंसे हुए हैं। रास्ते को जल्द से जल्द खोलने के लिए तेजी से काम जारी है। दिखा देती हूं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश लगातार बारिश में भारी बारिश और बादल फटने का दंश झेल रहा है। बहुत सारी सड़कें बंद हैं, लोग जो हैं लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। मंडी में इस वक्त हम हैं। मंडी कुल्लू जो है, दरअसल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है उसका ये हिस्सा है। और मंडी से कुल्लू, मंडी से पंडोह वाली सड़क पे अगर जाएंगे तो ये 9 मील के पास आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी दरक के आ गई है नीचे और अब सड़क जो है ये बुरी तरह से बंद है। सुबह तकरीबन 5:30 और 6 बजे के बीच लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है बंद पड़ी है। अब इसको खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। पर लोग जो हैं, दोनों तरफ वाहन जो हैं, जो मंडी से कुल्लू की तरफ जा रहे हैं या कुल्लू से मंडी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ फंसे पड़े हैं सड़क के ऊपर। लगभग
5 घंटे हो गए हैं इन लोगों को इंतज़ार करते हुए, पर अब प्रशासन की तरफ से एक मशीन यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि लोगों की ये भी मांग है कि यहाँ पे एक जेसीबी मशीन जो है, जो सही तरीके से इस मलबे को हटा सकती है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी है इसमें, जो बड़े पत्थर हैं, वो मशीन जो है वो हटा रही है। पर ये जो मिट्टी है उसके लिए एक जेसीबी मशीन जो है वो चाहिए है, जो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है, जिसकी वजह से यहाँ वक्त लग रहा है इस सड़क को खोलने में। तो फिलहाल हिमाचल जो है दंश झेल रहा है, भारी बारिश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोग भी यहाँ पर हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पे फंसे पड़े हैं अपने वाहनों के साथ जो हैं। कोई मंडी से कुल्लू की तरफ जाना चाह रहा है, कोई कुल्लू से मंडी की तरफ जाना चाह रहा है। उनसे भी बात करते हैं हम। ये लोग जो हैं काफ़ी देर से यहाँ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित जी। रोहित, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा मनाली को। मनाली? तो कितने बजे आए आप यहाँ? हम फंसे रात को यही 3 साढ़े 3 बजे। अच्छा, तो ये रात से ही बंद है? हाँ, ये रात से ही बंद है ये। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को तो मतलब 12 घंटे होने वाले हैं और आराम से। तो आ कहाँ से रहे? हम यहीं से आ रहे हैं, सुंदरनगर से। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी है, अलग अलग जगह यहाँ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मंडी का जो बल्हा इलाका है, यहाँ भारी बारिश हुई है, इस वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बल्हा इलाका है मंडी का। तो मंडी जिला इस वक्त इस मॉनसून में जबरदस्त मार झेल रहा है। मंडी में कई बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी खबरें एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। थुनाग से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और मंडी पर ये कुदरत की मार की तस्वीरें अब आप मंडी में देख रहे हैं। कैसे बल्हा में जो नदियां हैं वो उफान पर है। बारिश से जो रिहायशी इलाके हैं वहां जबरदस्त तरीके से जल भराव हो रहा है। लोगों की जिंदगी तो मुश्किल में फंसी हुई है यहाँ पर। वीडियो बनानी पूरी मार। उधर चंबा में भरमौर से भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसके चलते दर्जन भर गांव का संपर्क टूटा हुआ है। निचले इलाकों में खतरा और बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंबा का भरमौर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ जो ग्राम पंचायत बलोट है, बलोट के सेरी उलसाड़ में दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड का वीडियो है, देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहाड़ दरकते हैं तो फिर किस तरीके की दहशत होती है। सोचिए जरा, विशाल पहाड़ और अचानक से वो दरकना शुरू कर देता है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आखिरकार कितना हिस्सा टूटेगा, कितनी तबाही अपने साथ लेकर आएगा। लैंडस्लाइड का ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस लैंडस्लाइड में किसी भी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये गनीमत रही है। ये भारी लैंडस्लाइड के चलते ये जो पंचायत है, इस पंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क लेकर कट चुका है। लैंडस्लाइड के चलते नीचे बसे आधा दर्जन गांव को खतरा बढ़ा है। लगातार चल रहे लैंडस्लाइड के चलते इस पंचायत के दर्जन भर से ज्यादा गांव का संपर्क पिछले कई दिनों से पहले ही कटा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे। जरूरी चीजों की कमी अब इन गांवों में होना शुरू हो चुकी है। तो चंबा भारी बारिश के चलते हिमाचल में जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त है। चंबा जिले के जो भटियात विधानसभा क्षेत्र है, वहां लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते लैंडस्लाइड, जिससे सड़कें बंद हैं और ऐसे में खासकर जो बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। भारी लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में लोगों को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जंगलों के रास्ते पैदल लाना ले जाना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, एक बुजुर्ग, और जाहिर सी बात है कोई इमरजेंसी पड़ी होगी, इसी वजह से कैसे गोद में उठाकर इस बुजुर्ग महिला को ये लोग जो हैं वो रास्ता पार करा रहे हैं। ये मानसूनी गदर आप कह सकते हैं। शहर शहर ये जो कहर बरपा है, उसी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीर। चंबा की तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे लैंडस्लाइड हुआ है और जिस समय लैंडस्लाइड हो रहा होगा उस वक्त क्या दहशत रही होगी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर लैंडस्लाइड की वजह से जो तबाही हुई है, जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं, संपर्क गांव का कट चुका है, आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये एक बुजुर्ग महिला और
इस इमरजेंसी की स्थिति में जो परिवार के लोग हैं इनके गोद में उठाकर इनको रास्ता पार करा रही हैं ताकि अस्पताल अगर लेकर जाना हो तो वहां ले जाया जा सके। ये आसमान से जल प्रहार हो रहा है और ये आपदा अपार है और खासतौर से जो पहाड़ी राज्य है वहां पर ये कुदरत की मार है। तेज बारिश, बाढ़ और साथ ही जो मलबे का सैलाब है उसकी वजह से दिक्कतें बेशुमार। पहाड़ी राज्य से आगे आपको लेकर चलेंगे, बात जरा मैदानी इलाकों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पहले आपको लेकर चलते हैं। यहां यूपी में गंगा नदी का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां बाढ़ के बाद सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। दशाश्वमेध क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे। यहां मकानों की पहली मंजिल तक पूरी डूबी हुई नजर आएगी आपको। मौजूदा समय में बाढ़ को लेकर काशी त्राहिमाम कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध क्षेत्र की कि यहाँ पर अब जो प्रमुख भवन हैं इसके अलावा कार्यालय हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये देखिए, ये जल पुलिस का कार्यालय है जो आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पर्यटन सूचना केंद्र है, वहाँ पूरी तरह से जो गंगा का पानी है वो पहुँच चुका है। इसके अलावा सबसे प्रमुख बात यह है कि इस दशाश्वमेध क्षेत्र के जो प्रथम तल के मकान हैं वहाँ पर अब पानी पहुँच चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो अभी भी गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। 72 मीटर के ऊपर गंगा का जलस्तर वाराणसी में बताया जा रहा है। लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही है। वहीं रिहायशी क्षेत्र की बात कर लें तो गंगा तटवर्ती क्षेत्र के रिहायशी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। फिलहाल जो काशी वाले हैं वो राहत की उम्मीद में है। एक और बात हम आपको बता दें कि काशी का दैनिक कामकाज महीनों से जो है वो प्रभावित है। आप देखिए कि लोग प्रथम तल पर वहां पर देखे जा रहे हैं, वो इस उम्मीद में है कि कहीं न कहीं अब गंगा का जलस्तर स्थिर हो, जिसके बाद लोगों को राहत मिले। एक रिपोर्ट बता दें कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 से अधिक राहत शिविर बनाए गए। इसके अलावा 6500 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों के लिए विस्थापित हो चुके हैं। तो बारिश से तबाही की जो तस्वीरें हैं वो देश के कई राज्यों से सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 9 जिले हैं, उत्तराखंड के 7 जिले जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हिमाचल के लिए जारी किया गया है। और इन सभी राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें पहाड़ी राज्यों से तो आ ही रही हैं। मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। काशी में गंगा का रौद्र रूप। गंगा खतरे के निशान के ऊपर है, वहीं अब गंगा का रुख काशी के सड़कों की तरफ है। प्रयागराज में गरज रही है गंगा। गंगा ने जो विकराल रूप धारण किया है उससे जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसको अपने आगोश में लिया है। हर घरों की जो पहली मंजिल है वहां तक पानी जो है वो आ चुका है। ऋषिकेश में गंगा उफान पे। पटना में गंगा का गुस्सा। पटना में लगातार बारिश से किस तरह विकराल रूप गंगा नदी ने धारण किया हुआ है। इसके लगभग 20 से 22 फुट पानी ऊपर बह रहा है। प्रयागराज हो या पटना, ऋषिकेश हो या फिर काशी, गंगा मैया की लहरें कहर बनकर टूट रही हैं। संगम के शहर प्रयागराज की गलियों में पिछले 3 दिनों से गंगा नदी बह रही है।
पहली नजर में तो आपको ये लगेगा कि सैकड़ों घर गंगा नदी के बीचों बीच बने हुए हैं, लेकिन असलियत ये है कि गंगा नदी ने अपना दायरा बढ़ाया है और अब अपनी धारा से निकलकर आधा किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में बह रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए। संगम के किनारे बसे तमाम मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ग्राउंड फ्लोर तो पानी में समा चुका है। गंगा मैया फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में लेने के लिए बढ़ रही है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक राय गंगा का कहर झेल रहे संगम वासियों का दर्द समझने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और राजापुर क्षेत्र में इस वक्त हैं। और यहाँ का अगर आप तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो घर हैं लोगों के, वो जो पहली मंजिल के करीब तक जो पानी है वो आ चुका है और इस कारण जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को निकालने का या रेस्क्यू करने का जो काम है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। विवेक राय जो बता रही हैं, एबीपी न्यूज के कैमरे में जो दिख रहा है उससे आप गंगा के जल स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम दिन भर गंगा की मार झेल रही इन गलियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी भी टीम रेस्क्यू के लिए ही जा रही है। नाव के रास्ते में बिजली के पोल पर लटकता तार आ रहा है। पानी के स्तर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। रेस्क्यू टीम में लगे 400 जवान इसी तरह से रेस्क्यू चला रहे हैं। ये बेली जो हॉस्पिटल है उसके पीछे वाला इलाका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर लगभग कंप्लीट डूब चुका है। ग्राउंड फ्लोर में 5 फीट 6 फीट तक पानी हो गया है। तो लोग फर्स्ट फ्लोर में जाकर रह रहे हैं। अब वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चालू हुआ क्योंकि लोग हर कोई सोच रहा था कि पानी डाउन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते प्रयागराज का जो डेंजर लेवल था उस डेंजर लेवल पार करके 86 मीटर तक पहुँच गया, जो कि काफ़ी बड़ा डेंजर लेवल से भी काफ़ी खतरे के निशान से आगे निकल गया। गंगा यमुना के कहर का असर ये है कि प्रयागराज में 245 गांव और शहर की 59 बस्तियों में पानी भरा हुआ है। दोनों नदियां खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस की टीम राहत बचाव में लगी है। एबीपी न्यूज पर आप लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। राहत बचाव का दस्ता बेली गांव में घर के पास पहुंचा, जहां छोटे बच्चों के साथ 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप देखिए तो लाइव रेस्क्यू की आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए जो एक महिला है उनको इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। 2 शख्स एनडीआरएफ के जो हैं वो एक महिला को यहाँ पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ एक अन्य महिला एक छोटे बच्चे को लेकर के भी यहाँ पर मौजूद है, जो थोड़ी ही देर में एनडीआरएफ की टीम उनको भी रेस्क्यू करेगी। अब देखिए जो एक छोटा बच्चा है उसकी माँ उसको जो है यहाँ पर लेती हुई रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। पहली मंजिल पर कुछ नहीं बचा, लिहाजा लोग घरों की दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं और इसी तरह से उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर ले जाया जा रहा है। कुछ दूर आगे चलने पर इसी टीम ने एक और पति पत्नी को छोटी बच्ची के साथ रेस्क्यू करके निकाला। ऊपर की तरफ में तस्वीरें अगर आप देखिए तो एक महिला और उसके साथ साथ एक 2 साल की जो बच्ची है उसको उतारने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखी जा रही है। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं और इसके साथ साथ उस बेटी को उतारने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। अब जो पहली मंजिल है वो आधी डूबी हुई है और इस कारण जो है जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। इस कारण एक महिला जो है उनको उतारने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कंधे पर पैर रख करके और हाथ रखवा करके यहाँ पर उतारने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये जो है एक और रेस्क्यू यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। एक जो महिला है वो देखिए अब रेस्क्यू होकर नीचे आ गई। अब जो उनकी बिटिया है उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी इस वक्त बेघर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे ही एक परिवार के मुखिया हैं उदय राय, जो पत्नी और बच्चों के साथ पहली मंजिल पर रह रहे हैं। उदय राय बताते हैं कि नाव ही सहारा है और जरूरत का सामान लाने के लिए नाव से ही आना जाना पड़ रहा है। हर साल यहाँ पर पानी आ जाता है या इस बार ज़्यादा आया है? इस बार थोड़ा ज़्यादा आया है।
और पहले तो थोड़ा कम ही रहता था, इस बार सबसे ज़्यादा है। सरकार की तरफ जो इंतजाम किए गए उसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं? अभी तक तो जानकारी नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये है कि यहाँ पे नाव चलाया जा रहा है। फिर कैसे सर इंतजाम होगा, कैसे खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, पानी वानी? अभी जो नाव चलाया जा रहा है उसके माध्यम से मार्केट से जाके सामान लेके आना पड़ता है। ये प्रयागराज में संगम इलाके का छोटा बघारा है। यहीं के रहने वाले विकास प्रजापति बताते हैं कि चोरी के डर से लोग घर नहीं छोड़कर जा रहे। बाढ़ के पानी के बीच कई घरों में चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। पानी दूसरे मंजिले पे पहुंचने वाला है, मेरा डूब चुका है, दूसरा तीसरे पे सब रह रहे हैं। अच्छा, सरकार ने जो इंतजाम किए हैं बाहर की तरफ, सरकार कह रही है कि बाहर कहीं कैंप लगाया है जहां पर आप लोग? कैंप लगा है, आधार कार्ड लेके जा रहा हूँ, यहाँ रहिए आप, खाइए। अरे यहाँ सामान जो खरीदा हूँ कहाँ चला जाएगा? इतने साल से जो मैं मेहनत करके बना रहा हूँ जाएगा कहाँ? चोरी हो जाएगा तो सरकार मुझे ले आके देगी? चोरी की समस्या, इसका चोरी का समस्या तो बहुत ज़्यादा है। रात को आप कभी भी आइए, देखिए यहाँ चोरी डेली हो रही है। चोरियां हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है चोरी डेली, आप रात में आइए कभी भी। आपके जानने में किसी बगल में हुई है मेरे घर में। अच्छा जी, कल ही रात में हुई है चोरी। पंखा, टंकी सब कुछ तो गायब तो हो गया रात के समय। बिल्कुल, घर पे ना रुका जाए तो हमारे घर में भी चोरी हो जाएगी। इस इलाके में जनवरी फरवरी महीने में कुंभ का मेला लगा था। 6 महीने पहले जहां लाखों करोड़ों का जन सैलाब उमड़ा था, वहां इन दिनों पानी का राज कायम हो चुका है। इससे पहले इस तरह की भयानक तस्वीर यहाँ की मौजूदा पीढ़ी ने साल 2013 में देखी थी। गंगा के खतरे का निशान 84.73 मीटर है। 2013 में जलस्तर 86.8 मीटर चला गया था। 3 अगस्त 2025 यानी रविवार को गंगा का जलस्तर यहाँ पर 85.91 मीटर दर्ज किया गया था। यमुना का भी जलस्तर कमोबेश इसी के आसपास है। अगर पानी के बढ़ने की रफ्तार जारी रहती है तो फिर आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रहने वाले लोगों को अलग अलग 1.5 दर्जन राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। देखिए, गंगा का ये जो प्रकोप है ये सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। गंगा नदी के किनारे बसे कानपुर से लेकर बिजनौर तक ये आफत दिख रही है। नदी का पानी शहर के भीतर पहुंचा हुआ है। यहां पर पिछले 30 घंटे में गंगा का जलस्तर दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। डीएम साहब ने एबीपी न्यूज को बता दिया कि जो मकान डूबे हैं वो गैर कानूनी तरीके से बने हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब घर बनते हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं जाता? मकान का नक्शा कैसे पास हो जाता है? हर साल बाढ़ आती है तो मकान पर मकान कैसे बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जिसका जहां मन आएगा मकान बना लेगा। और सवाल सिर्फ योगी सरकार से नहीं है, सवाल अखिलेश यादव से भी है कि जब यूपी में उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने प्रयागराज के डूब क्षेत्र में बने मकानों के संबंध में कोई कदम उठाया था? गंगा नदी के इलाके में इंसान अगर अपनी बस्ती बनाएगा तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर कानपुर से आई तस्वीर देखिए। ये कानपुर शहर के बिल्कुल बीच का वो इलाका है जहाँ से गंगा नदी तो दूर है, लेकिन पानी की निकासी का ही रास्ता नहीं छोड़ा तो सड़कों पर तालाब नजर आने लगे। कानपुर के सिविल लाइंस इलाके की तस्वीर देखिए। स्कूल के गेट पर खड़े बच्चों को उफनता दरिया पार करना है। ये कानपुर का पौष इलाका है, लेकिन पौष इलाके में पानी का उफान देख रहे हैं। बच्चों का बिना सहारे खड़ा हो पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा है। कोई हाथ पकड़कर तो कोई कंधे पर चढ़कर बाढ़ के नहीं बल्कि नाकामी के दरिया को पार कर रहा है। पानी जब उफान पर होता है तो सड़क पर फर्राटा भरने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बेबस नजर आती हैं। तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आई हैं, जहां एक गाड़ी फंस चुकी थी और कार में लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद लोग रस्सी के सहारे कार में सवार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे 4-5 लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ गाड़ी को किनारे लगाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पहाड़ों
मूसलाधार बारिश हो रही है और पहाड़ों से आती गंगा मैदानों तक कहर बरपा रही है। उफान पर दिख रहा नदी का पानी जब उत्तराखंड की सीमा को पार करके यूपी पहुंचता है तो वाराणसी तक ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। वाराणसी में गंगा का पानी सड़कों पर पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए लोगों ने बताया, साल 2013 यानी 12 साल बाद गंगा का ऐसा रूप देखा है। हैरान मत होइएगा, ये तस्वीर हम आपको काशी के सड़कों की दिखा रहे हैं जहां पर अब गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये वाराणसी का सामने घाट नगवा लंका रोड है और आप देखिए कि किस तरह से गंगा का पानी अब काशी के सड़कों पर पहुंच चुका है। लोगों के जो वाहन हैं वो इस पानी से होते हुए गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार कम पड़ी है बल्कि आम जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये आज करीब 9 बजे 9:30 बजे रात को यहाँ पानी आ गया जी। क्या बीते वर्षों में गंगा जी का पानी काशी के सड़कों पर आपने कभी देखा? 13 में आया था ऐसा बार। 2013 में बहुत क्षति है यहाँ पर, सीवर की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर है। जो गंगा नदी है वो प्रचंड उफान पर है और हर पल तेजी से बढ़ते जलस्तर का कहर शहर शहर नजर आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिनके जरिए आप ये समझ सकेंगे किस तरह गंगा में उफान और इस उफान से उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार तक मतलब पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार है। तो चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, बलिया समेत गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहर या फिर उत्तराखंड में हरिद्वार या पूर्वी भारत में बिहार देख लीजिए हाल उसका, पटना, बक्सर, हर जगह गंगा में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही तेज बारिश से पटना के कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का पानी पटना सिटी में गंगा नदी किनारे बने पाथवे के ऊपर बह रहा है और इस वजह से गंगा पाथवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। घाट डूबे हुए हैं। किसी अनहोनी से निपटने के लिए गंगा नदी में एसएसबी के जवान अपनी बोट के साथ तैनात नजर आ रहे हैं और साथ ही गंगा नदी में स्नान करने वाले लोगों को खतरे से बचने की हिदायत दी जा रही है। ये देखिए आप किस तरीके से जवान तैनात हैं अपनी बोट्स के साथ ताकि किसी भी अनहोनी को होने से बचाया जा सके। पटना में एहतियात बरती जा रही है। जो स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। उफान पर है पटना में गंगा नदी और अब जो पानी है गंगा का वो शहर के भीतर घुस रहा है। सड़कों पर देखिए कैसे गंगा का पानी सैलाब बनकर तैरता हुआ नजर आ रहा है। घाट पर रेस्क्यू बोट तैनात कर दी गई है। सड़कें कैसी लबालब हैं, गंगा डरा रही है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री आपको पटना के दीघा घाट की तस्वीर दिखा रही हैं। कैसे उफान पर आई गंगा को पार करने के लिए नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। ये आप देख सकते हैं दीघा घाट। हालांकि घाट जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि नदी जो है वो सामान्य स्तर से कई फीट ऊपर जो है वो पानी आपको बहता हुआ इस वक्त नजर आएगा। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए, जहां हालात इतने खराब थे कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए थे उनको बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। उनकी सवारी आगे जा नहीं पाई। पानी देखकर भाग गए, बाढ़ तो नहीं गए, वहाँ बेदिन होते हुए मंत्री जी आए यहाँ पे पानी देख के ही लौट गए। पानी 1.5 फीट के कहीं पानी है। मंत्री जी अभी तक 15 दिन से ज्यादा से कटान चालू है, अभी तक नहीं गए। नहीं कोई सरकार का कोई आदमी वहाँ पहुँच पा रहा है।
गंगा में हलचल होती है तो देश की आबादी का 40% हिस्सा प्रभावित होता है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और 11 राज्यों से होकर बहती है। और गंगा नदी का जो रौद्र रूप है संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में दिख रहा है। लोगों पर सैलाब की मार पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज के सलोरी में श्री गायत्री नगर है और यहाँ एक रिलीफ कैंप बना दिया गया है जहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। इस कैंप में अब तक 20 के करीब लोग शरण लिए हुए हैं, पर इंतजाम के लिहाज से लगभग 150 से 200 लोग इस कैंप में रह सकते हैं। खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी यहां दी जा रही हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उसमें प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज की भी स्थिति ऐसी है कि जहां पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। गंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कछार के जो क्षेत्र हैं, वहां पर बाढ़ ने पिछले लगभग 4-5 दिनों से लोगों के लिए एक मुश्किलों भरा जो सबब है वो कहीं ना कहीं पैदा कर दिया है। इसके बाद लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत शिविरों में आने को कहीं ना कहीं बाध्य हो रहे हैं। और इस वक्त मैं ऐसे ही एक राहत शिविर में मौजूद हूं जहां पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनको रोका गया है। और आप बता दूं कि सरकार की तरफ से जो राहत शिविर के जो आयोजन किए गए हैं उन राहत शिविरों में लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दी जा रही हैं। सामने की तरफ में अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको कटोरियाँ दिखेंगी, दोने दिखेंगे, यहाँ पर आपको हलवा दिखेगा, चाय की कटोरियाँ भी हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भाई साहब? जितेंद्र कुमार पटेल सर। ये इस राहत शिविर में क्या क्या लोगों को दिया जा रहा है? सर अभी यहाँ नाश्ते में दिया गया हलवा और केला और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया गया, उसके बाद चाय। हाँ, ये नाश्ते में है। अभी दोपहर का खाना आएगा। अच्छा जी सर। आपका क्या नाम है? मैं ज्ञानेंद्र मिश्र यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ। अच्छा जी। क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए तैयारियाँ तो जब बाढ़ शुरू हुई वो तुरंत ही कर दी गई थी। यहाँ पे एक कमरे में पूरा बिस्तर, भोजन आदि सब व्यवस्था लोगों की कर दी गई थी। इसके लिए यहाँ पे संबंधित लेखपाल यहाँ पे हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी है, प्रशासन से इनको नियुक्त किया गया है कि यहाँ की सारी व्यवस्था देखेंगे। और यहाँ प्रक्रिया ये है कि जिसको भी यहाँ राहत शिविर में रहना है आधार कार्ड लेके आए, यहाँ जमा करें, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनकी सारी सुविधाएं, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाएगी। भोजन, दवा, नाश्ता, यहाँ तक कि पढ़ाई की व्यवस्था भी यहाँ कर दी गई है। बच्चों को नुकसान न हो, बैठ के लाइट पंखे में पढ़ भी रहे हैं लोग। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी है विस्तार से। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है सेना का सम्मान हमें देश को बताना होगा। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष रखा है। एसआईआर पर जो गुमराह कर रहे हैं देश उन्हें देख रहा है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं लागू करना चाहती थी, हमने अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान लागू किया। इस उपलब्धि को भी एनडीए सांसदों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए रखा। तो एनडीए सरकार की उपलब्धियों से लेकर विपक्ष को बेनकाब करने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए संसदीय दल की बैठक में ये संबोधन, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के सांसदों को वही राह दिखाई गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों से कहा है कि सेना का सम्मान हमें देश को बताना होगा। बिहार में जो वोटर लिस्ट का विवाद है, एसआईआर, जिसको विपक्ष लगातार गरमाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर पर जो गुमराह कर रहे हैं देश उन्हें देख रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं आज 5 अगस्त की तारीख है और 2019 में यही 5 अगस्त की तारीख थी जब मोदी सरकार की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया था अनुच्छेद 370 हटाने का। उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं लागू करना चाहती थी, हमने अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान लागू किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, एनडीए संसदीय दल की बैठक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक थी, तो ऐसे में माना जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस बैठक में स्वागत, अभिनंदन भी किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से अपनी बात रखेंगे ही, साथ ही साथ एनडीए सरकार की उपलब्धियां और विपक्ष को बेनकाब कैसे करना है, ये मंत्र भी एनडीए के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए दिया है। आशीष,
बिल्कुल बहुत एम्फैटिकली किया है। जिस तरह से आप कह रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सत्र के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री पहले भी एनडीए के घटक दलों को एड्रेस करते रहे हैं, इस दफ़ा पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो एड्रेस कर रहे थे और बहुत ही इलेबरेट तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरा श्रेय आर्म्ड फोर्सेस को दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से कार्यान्वित किया गया प्रिसिशन के साथ, और उन्होंने नीयत भी साफ करी कि भारत का कहीं भी ये नीयत नहीं था कि किसी और तरीके से पाकिस्तान में जब ये कार्रवाई की जा रही थी उनकी फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाया जाए। क्लियर कट संदेश दिया है कि अगर भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे करने की कोशिश की गई तो भारत इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देगा। एक बड़ी बात जो विपक्ष को आप सही कह रही हैं कि आड़े हाथों लेने की कोशिश भी की गई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि 2014 से पहले आप देखें पूरे देश भर में चाहे बेंगलुरु हो, पटना हो, मुंबई हो, गुवाहाटी हो, वाराणसी हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, नई दिल्ली हो, सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ करते थे और कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती थी। एनडीए सरकार ने आने के बाद, मोदी सरकार ने आने के बाद ये इंश्योर किया है कि टेररिस्टों को इतना डिटर कर दिया जाए, इतनी बुरी चोट पहुंचाई जाए कि अब इस तरह के कोई भी हमले देखने को नहीं मिलते हैं। तो खुल करके प्रधानमंत्री एनडीए के सामने अपनी बात को रख रहे थे, सामने नीति रख रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी 21 तारीख तक संसद का सत्र चलना है, विपक्ष कैसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तक कहा उन्होंने कि भ्रांति फैलाने और बरगलाने की कोशिश कर रहा है एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्ष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।